हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने जनरल प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये कलर क्यों शो करते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, ज्यादातर कलर्ड क्यों होते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आएगी कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की। और नेक्स्ट हम एलॉयज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये एलॉयज क्यों बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है कलर के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड होते हैं। मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हैं? कलर्ड होते हैं। अब कलर्ड शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट कलर शो कर रहा है, यानी कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। उसके बाद देन वो रिटर्न जब ग्राउंड स्टेट में आता है, स्टेबिलिटी तभी आती है जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है तो एक लाइट एनर्जी बाहर निकलती है। यदि वो लाइट एनर्जी विजिबल रीजन की किसी एनर्जी के साथ मैच कर जाती है तो जिस कलर की एनर्जी के साथ वो मैच करती है वही कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, आज हम कलर के बारे में पहला पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है सबसे पहली फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड आयन देते हैं। जैसे या तो वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं या जब उनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, कलर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब मोस्टली ट्रांजिशन जो एलिमेंट है या जो ट्रांजिशन मेटल है उनके पास n-1 जो d ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कैसे होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होते हैं तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। यदि वो एनर्जी किसी कलर की एनर्जी, जो विजिबल रीजन में जो कलर हमारे शो होते हैं, यदि उनके एनर्जी के साथ मैच करती है तो उसको हम तो वो जो कलर एमिट करेगा वो कुछ ना कुछ कलर एमिट करता है, जिसकी वजह से वो हमें कलर्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, जनरली हमने पढ़ा है कि जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो दो तरह के एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो दो तरह के एनर्जी लेवल में जो है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। एक तो होता है T2G और एक होता है EG। अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई, अगर वो यहां से यहां पे चला जाता है कुछ एनर्जी के बाद, ठीक है, तो देखिए ये d ऑर्बिटल के अंदर ही जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो जब ये यहाँ पे जाता है और वापस आता है तो एक एनर्जी एमिट करता है। वो एनर्जी यदि किसी कलर की एनर्जी के साथ मैच करती है तो वही कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। और जो हमें ऑब्जर्व होता है, जो कलर हमें शीन हो रहा है, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है एब्जॉर्ब लाइट का। जो भी लाइट एब्जॉर्ब की गई है उस लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो ये था कि ये कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से क्या है, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल कलर्ड आयन देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए, दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक।
अब देखिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में फर्क क्या है। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इट इज पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सारे पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। या दो सब्सटेंस विच कंटेन नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनकी कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेंगे। और जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट से शो करते हैं कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उतना ही वो मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अपने ही स्पिन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एक तो देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, दूसरा वो अपने ही स्पिन के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। तो उसकी वजह से स्पिनिंग की वजह से ही यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट शो होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के लिए जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो इसको हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला या एक रिलेशन है N+2 Bm, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन में इसको नापते हैं, ठीक है। जो इसका मात्रक है या जो इसका यूनिट है वो क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन। अब यहाँ पे N क्या है, N होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है Ti3 पॉजिटिव। अब इसके जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैसे D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन D से रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 1 रखता हूं तो देखिए मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 Bm, यानी 2 + 1 3 और √3 इज इक्वल टू 1.73 Bm, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आती है। तो इस प्रकार आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपको किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे सकता है, ठीक है। उसमें आपको पहले देखना है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। यदि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है तो ये फॉर्मूला जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट लास्ट फाइनल ईयर में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, उसके बाद हम इन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, स्पिन ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अच्छा, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं कि फेरो, फेरी, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए जब कोई मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है मान लो, ठीक है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, टाइनी पार्टिकल, जो एज ए मैग्नेट काम करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो एज ए टाइनी पार्टिकल की तरह काम करते हैं, ठीक है। उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं
मान लो मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, ठीक है, तो जो टाइनी पार्टिकल होते हैं उनकी डायरेक्शन जो है या तो मैग्नेटिक, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट लग रहा है, ठीक है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे अलाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे अलाइन करेंगे, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड वो मूव करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन डायरेक्शन में क्या है वो मूव कर रहे हैं। या फिर सेकंड केस क्या बनेगा कि कुछ तो मॉलिक्यूल जो है वो अलाइन करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल जो उसको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए जैसा यहां पर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसके अंदर अलाइन तो ज्यादा कर रहे होंगे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाले कम होंगे, ठीक है, जो टाइनी पार्टिकल है वो ज्यादातर अलाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ और अपोज जो है वो कम करेंगे। तो तीन तरह के सब्सटेंस जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है, तब हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंस जनरेट होते हैं। सबसे पहला है यदि वो उसके सारे टाइनी पार्टिकल जो है अलाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और अगर कुछ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और उतने क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए कुछ अलाइन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ अपोज कर रहे हैं, लेकिन अलाइन ज्यादा कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो, फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, बस इसको आप रूल को याद रखिए, ठीक है, इससे आप तीन की तीन चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक और ये फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक बनाते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स कब बनता है, पहले वो चीज ध्यान रखिए, ठीक है। मान लो कोई ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल के पास ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, मान लो ये ऑर्बिटल है। अब कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन के साथ जब इसके ऊपर अप्रोच करता है तो उसके साथ ये बॉन्डिंग करता है और मेटल लिगेंड बॉन्ड बना लेता है ऐसे, ठीक है। तो ये जब मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह कॉम्प्लेक्स का जनरेशन होता है। अब देखिए अगर कोई मेटल जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक हो, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ठीक है, तब तो ऐसा संभव हो सकता है कि ऐसा कुछ बनेगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अन्यथा कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं। तो देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक बनाते हैं। अब बहुत अधिक क्यों बनाते हैं, तो इसका कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल या आयंस, ठीक है। सेकेंडली न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है, ठीक है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, इनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि लिगेंड तो तब अप्रोच करेंगे ना जब वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। इनके पास क्या है, वेकेंट
d ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके पास d ऑर्बिटल होते हैं वेकेंट, तो जिसकी वजह से क्या है ये कॉम्प्लेक्स अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो देखिए जब हम सीरीज की बात करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उतना अच्छे से जो है वो लिगेंड अप्रोच करेगा, तो उसको अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और अगर अच्छे से अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? वो इंक्रीज होती है। देखिए ये तो है जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यदि सेकंड केस आता है, ये तब है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, मान लो एक कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, एक कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, तो कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो देखिए लिगेंड ने अप्रोच करना है, फिर कॉम्प्लेक्स बनना होता है। अब लिगेंड कहां पे अप्रोच जल्दी करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, लिगेंड तो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे जल्दी देगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो देखिए अगर हमारे पास सेम एलिमेंट की बात करें और हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो मोर पॉजिटिव इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज द फॉर्म। ठीक है, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा। हाई इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरटिशियल एलिमेंट। अब देखिए ये इंटरटिशियल एलिमेंट बना लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरटिशियल कंपाउंड। सॉरी, अब देखिए हमने 3 प्रॉपर्टीज की पढ़ ली है और ये 4th प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरटिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरटिशियल कंपाउंड क्या होते हैं वो हम जानेंगे। देखिए इंटरटिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जब हम उसका क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, जो क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि एक यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल पे जो है इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और हर कॉर्नर पे क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेल जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो उसके जो एटम होते हैं, जैसे मान लो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, तो इन एटम के बीच में जो है वो एक गैप प्रेजेंट होता है। अगर इस गैप के बीच में हम किसी नॉन मेटल को, वो नॉन मेटल कौन से है? कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और हाइड्रोजन या बोरोन, हाइड्रोजन या बोरोन। अगर इन चारों में से किसी भी एक नॉन मेटल को यदि हम इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा है और ये इसके बीच में ट्रैप कर जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, जो गैप होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरटिशियल कंपाउंड। ठीक है, जो क्या है? एक क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर के बीच में जब हम किसी नॉन मेटल को ट्रैप कर देते हैं, बीच में रख देते हैं, तो उससे क्या है, जो गैप है वो फिल हो जाता है, जिससे क्या है, इनकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए जो एटम है वो थोड़ा गैप पे थे, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली थी, लेकिन यदि उस खाली जगह को हम किसी नॉन मेटल के साथ फिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, इसकी हार्डनेस क्या हो जाती है? ये क्या है? हार्डनेस इंक्रीज। हार्डनेस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे स्टील, ठीक है, जो स्टील होता है, स्टील या कास्ट आयरन जो काफी हार्ड होता है, ठीक है, स्टील कैसे बनाया जाता है? जब आयरन के बीच में हम कार्बन को ट्रैप कर देते हैं, ठीक है, आयरन के ये एटम है और एटम के बीच में कार्बन के एटम को जब हम फिल कर देते हैं तो एक हार्ड मटेरियल बनता है जिसका नाम है स्टील या कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बनाई जाती है, ये इंटरटिशियल कंपाउंड होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल इंटरटिशियल कंपाउंड भी बना लेते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट आता है कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज।
कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए जब हम किसी मेटल को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। देखिए जैसे निकल है उसको हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं, इसी तरह प्लेटिनम होता है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, निकल, प्लेटिनम, ठीक है, कोबाल्ट और आयरन मोलिब्डेनम, ठीक है, इन सभी को हम क्या है एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब एज ए कैटलिस्ट यूज करने का मतलब क्या है, देखिए अब कोई रिएक्शन होती है तो जो कैटलिस्ट होता है वो उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके रेट को क्या करता है, फास्ट। अब जब कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो एक उसको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, उसको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे Fe है, CO है, ठीक है, निकल है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, मोलिब्डेनम है, इन सभी को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अलग अलग रिएक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की मतलब कोई भी रिएक्शंस हो सकती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं डिफरेंट, उनके अंदर हम इसको क्या है एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इसकी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। नेक्स्ट आता है लास्ट प्रॉपर्टी है एलॉयज फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। अब एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, जब एक मेटल सब्स्टिट्यूट करता है एटम ऑफ अदर मेटल। देखिए जब दो मेटल के एटम्स आपस में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, वो मिक्सचर बना लेते हैं और जब वो मिक्सचर को हम कूल करते हैं तो एक एलॉय बन जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लो हमने पढ़ा था कि जैसे इसका एक क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जैसे कोई भी डिफरेंट एटम है उसके अंदर, ठीक है, क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर है तो उसके बीच में एक गैप होता है। ठीक है, यदि एक एटम यहां पर है और जैसे ये एटम है, ठीक है, तो एक एटम दूसरे एटम के साथ यदि मिक्स कर दे, ठीक है, मान लो एक एलिमेंट के एटम ये थे और इसकी जगह पे यदि हम दूसरे एलिमेंट का एटम सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो मैंने यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट यहाँ पे बीच में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, तो तब जो है हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बनाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनका साइज सिमिलर सा होता है, इनका जो साइज है वो सिमिलर है। अब साइज सिमिलर होने की वजह से हमारे पास हम एक एटम की जगह दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह है सब्स्टिट्यूशन की, तो वो सब्स्टिट्यूट होता है। और जब दो तरह के एटम आपस में मिक्स होते हैं और जब उसको मोल्टन स्टेट से कूल किया जाता है तो हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म बनती है जो क्या है एलॉय होता है, एलॉय फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन का एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम मैग्नीज स्टील बनाते हैं। अब जो मैग्नीज स्टील होता है, ठीक है, मैग्नीज स्टील जो है जब हम मैग्नीज को आयरन के एटम के साथ रिप्लेस करते हैं, मान लो ये आयरन है मोल्टन स्टेट में और इसके अंदर हम मैग्नीज डालते हैं, ठीक है, तो मैग्नीज डालने के बाद इसकी हार्डनेस इंक्रीज होती है और ये स्टील बन जाता है, मैग्नीज स्टील जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक नया स्टील बनता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीज स्टील, यानी हमने एक नया एलॉय फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एलॉयज बनाते हैं। तो देखिए आज हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टियां डिस्कस कर ली हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पे वीडियो है और आप बीएससी 3rd सेम का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।